हम पढ़ रहे थे सहजीवन के टॉपिक पर, तो आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आज का युवा है वो सहजीवन की ओर केवल उन्मुख ही नहीं हो रहा, बल्कि वो उसे कैसे देख रहा है, वो उसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ कर के देख रहा है। और इसके अलावा हमारी जो न्यायपालिका है उसने इसे वैध बना दिया है, इसे पाप मुक्त ठहरा दिया है। सहजीवन की जो अवधारणा है, लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा, ये जीवन जीने के अधिकार से जुड़ी हुई है। ऐसे में ये बात बहुत आवश्यक हो चुकी है कि इस मुद्दे पर खुली बहस होनी चाहिए। और ये जो बहस है, इससे जुड़ी जो वर्तमान दशाएं हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो सामाजिक दशाएं हैं वो पहले की दशाओं से बहुत अधिक विकसित हो चुकी हैं। इनमें नयापन है, इनमें खुलापन है। तो इसी कारण से क्या है कि आधुनिक समाज में मूल्यों का रूपांतरण हो चुका है। इस तरह से हो चुका है कि पीढ़ीगत अंतर भी अब न्यूनतम हो गया है। यानी हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि पहले के समय में जिस तरह की स्थितियां थी उससे आज की सामाजिक दशाएं बहुत विकसित हो चुकी हैं, बहुत रूपांतरित हो चुकी हैं। उसी का परिणाम हम सहजीवन के रूप में अपने सामने देख रहे हैं। और इसी समय को देखते हुए यदि सहजीवन को कानूनी मान्यता के दायरे में लाने की पहल संसद की तरफ से अगर होती है तो इसे रचनात्मक ज़्यादा मानना चाहिए, नकारात्मक कम मानना चाहिए। दरअसल ये बात क्या सिखाती है कि समाज को भी समय के साथ चलने का हुनर सीखना होगा। सहजीवन की अवधारणा में ये बताया गया है कि अगर कोई स्त्री पुरुष पारस्परिक सहमति से साथ रहते हैं तो वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, कोई अपराध नहीं करते हैं। सहजीवन विवाह से पूर्व अपना जो जीवन साथी है उसे पूरी तरह से, एक तरह से जैसे हम ये देखते हैं कि कार की टेस्ट ड्राइव करना, उसी तरह समझने की तरह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह समझने के बाद ही अपने जीवन में उसे शामिल करना चाहता है। अपने जीवन में उसे सम्मिलित करने से पहले उसके विचारों से पूरी तरह से अवगत होना चाहता है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने इस केस में, जो कि है तुलसा बनाम दुर्गात्मा, इस मामले में लिव इन रिलेशनशिप को वैधानिक स्वीकृति दे दी है। डीवी एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसमें घरेलू नातेदारी के अंतर्गत पत्नी के साथ साथ सहजीवन में रहने वाली महिला को भी शामिल कर लिया गया है। न्यायपालिका और विधायिका की ये जो पहल है वो सहजीवन को स्वीकार करने के लिए ही संकेत कर रही है। अब देखते हैं हम दो इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो आपको इस ऐसे में ज़रूर लिखने हैं। प्रीवी काउंसिल ने डिनो हैमी बनाम ब्लैक हैमी और मोहब्बत अली बनाम इब्राहिम खान 1929 इन वादों में यह अवधारित किया है कि सहजीवन में लंबे समय से रहने वाली जो महिला है वो पत्नी के समकक्ष ही होती है, न कि रखैल मानी जाएगी। पत्नी के समकक्ष रखा गया है उसे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गोकुल चंद बनाम प्रवीण कुमारी 1952 और सविताबेन 2002 के मामले में सहजीवन की वैधानिकता को भी स्वीकार कर लिया है। आज हमारे देश में महिलाएं ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, प्रौद्योगिकी, सिनेमा, कला इत्यादि कई क्षेत्रों में झंडे गाड़ चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण की हवा चारों ओर चल रही है। अतः अब वह समय आ गया है जब आदि दुनिया को पितृसत्तात्मक विवाह के संस्कारवादी संस्करण, इसका अर्थ आसान शब्दों में समझते हैं हम। पितृसत्तात्मक
या फिर विवाह के संस्कारवादी संस्करण मीन्स क्या कहना चाहते हैं हम कि जो पुरुष प्रधान समाज है उसका प्रपीड़न, पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो इससे मुक्ति दिलाई जानी चाहिए आज के समाज को, क्योंकि महिला सशक्त हो चुकी है, वो बराबर पुरुष से कंधा मिला के खड़े होने के लायक है। तो इसीलिए इस पुरुष प्रधान समाज के प्रपीड़न और ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं से मुक्ति दिलाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ पर अंतरजातीय, अंतरधार्मिक और सगोत्र विवाहों को वैध माना गया है, लेकिन इन्हें कदाचित सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। यदि हम बात करें कि धर्म, जाति, गोत्र और परिवार की संरचना को हम सेक्युलर कर चुके हैं, तो विवाह की संस्था में भी हमें सहजीवन को खुले दिल से अपनाने की पहल करनी ही चाहिए। एक महिला का पूरा जीवन एक पुरुष के चंगुल में रहकर कह सकते हैं हम, या उसकी अधीनस्था में रहकर बीत जाता है। बचपन में वो पिता के साए में रहती है और जब उसकी यौवन अवस्था होती है उस वक्त पति परमेश्वर के, और बुढ़ापे में अपने पुत्रों से वो निर्देशित होती है। इस पराधीनतावादी प्रारूप के कारण ही कई प्रसिद्ध व्यक्तित्वों ने विवाह की प्रणाली को ही नकार दिया है। इसके संबंध में बात करते हुए हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नाम का उल्लेख करना चाहेंगे, क्रांतिकारी दार्शनिक ज्यां पाल सार्त्रे और नारीवादी विचारक द सेकंड सेक्स की लेखिका सिमोन द बुआ। इनका साहचर्य सहजीवन का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने विवाह और परिवार के पराधीनता युक्त प्रारूप को जानबूझ के नकार दिया और आजीवन बिना विवाह किए परस्पर सहजीवन में रहे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सहजीवन को परंपरागत रीति रिवाज, विवाह के संस्कारगत स्वरूप एवं जेंडर की समानता के संदर्भ में विश्लेषित किया जाना चाहिए। यद्यपि सहजीवन की वैधानिक मान्यता परिस्थितियों और पितृसत्तात्मकता से पीड़ित महिलाओं को न्याय और अभिलाप दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, तथापि इसके नकारात्मक अपसांस्कृतिक एवं विचलनकारी प्रभावों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। विवाह की जो संस्था है वो किसी भी दंपत्ति पर सामाजिक, वैधानिक और मनोवैज्ञानिक जो नियंत्रण रखती है वो बुरा नहीं है, जिससे मुक्ति पाने के लिए जो आज की जो नई पीढ़ी है वो सहजीवन की ओर जा रही है। लेकिन किसी भी बात के दो ही पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं होता। दोनों पक्षों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की अपनी अपनी जगह महत्ता होती है, बस कोई कम कोई ज़्यादा। जो कम है वो पीछे रह जाता है, लेकिन महत्ता तो दोनों की ही है अपनी अपनी जगह। यदि हम पुरानी मान्यताओं के बारे में बात करें तो ये जो सामाजिक मान्यताएं जो दंपत्ति पर है, जो वैधानिक मान्यताएं हैं, जो मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है, वो कुछ भी बुरा नहीं है। वो वास्तविक रूप में उस परिवार को या उस दंपत्ति को वो एक तरह से विचलनकारी कृत्यों से बचाती ही है, उनके लिए लाभ ही करती हैं ये सामाजिक व्यवस्थाएं। हम ये देखते हैं कि सहजीवन की जो अवधारणा है वो विवाह की संस्था को चुनौती दे रही है, और इस कारण से शायद हम आगे आने वाले समय में ये देखने वाले हैं कि विवाह के अस्तित्व को भी एक खतरा सा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक सामाजिक संस्था को एक बिल्कुल ही दूसरे रूप में आज का आधुनिक समाज सामने लेके आ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप के रूप में, जहाँ वैवाहिक संस्था की जो आवश्यकता है, जो महत्ता है, जो अनिवार्यता है, उस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। दिल्ली के एडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना, इन्होंने 6 दिसंबर 2013 को लिव इन रिलेशनशिप के एक मामले में फैसला देते हुए कहा
कि हमारे समाज में जब कोई महिला इस तरह के रिश्ते बनाती है तो उसके दिमाग में सिर्फ शादी ही होती है। कोई भी महिला अगर इस तरह के संबंध में रहती है तो उसके दिमाग में अंतपंत क्या होता है? निश्चित रूप से किसी भी महिला के दिमाग में अंत में शादी ही होती है, विवाह होता है। लिव इन रिलेशनशिप यानी कि सहजीवन का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि भविष्य में भी एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है, विश्वास की भावना है। इस मामले में लड़की का ये पक्ष था कि उससे शादी से पहले उसे भरोसा दिया गया और बाद में फिर उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। तो अदालत ने इस मामले में लड़के को दुष्कर्म का दोषी माना है। माननीय न्यायालय के इस फैसले में लिव इन रिलेशनशिप का एक पूरा विमर्श छिपा हुआ है, जिसके आसपास हम ये देखते हैं कि मौजूदा जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही बनते नज़र आ रहे हैं। अब ये विषय ऐसा हो चुका है जिस पर कि वृहद और खुली बातचीत किया जाना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये कभी केवल बीपीओ सेंटर्स या फिर सॉफ्टवेयर कंपनियों के कर्मचारियों के बीच ही सीमित था और अब इसने समाज के व्यापक दायरे में दखल देना शुरू कर दिया है। नौकरी पेशा व्यक्ति हों या फिर छात्र हों, इनके लिए लिव इन पहली पसंद बन रहा है। अब जो छात्र उच्च शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उन छात्रों की भी बहुत बड़ी संख्या लिव इन को अपना रही है। विश्लेषक ये मानते हैं कि सहजीवन जो है वो भारत में सुविधाओं के रूप में अब प्रचलित होता जा रहा है, जिसमें जिम्मेदारियां कम से कम हैं। दूसरी तरफ जो मेट्रो शहर हैं, उनकी जो फ्लैट व्यवस्था है, उनसे भी इस तरह की लाइफ स्टाइल को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। ये सुविधा भी मानी जा रही है कि साथ रहने के लिए बस केवल आपसी सहमति ही चाहिए और कुछ नहीं। तो अब क्या हो रहा है इस परिप्रेक्ष्य में हम क्या देख रहे हैं कि लिव इन में धोखाधड़ी के सिर्फ मुकदमे दर्ज ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि हर मेट्रो में, हर बड़े शहर में इसकी शिकायतें अब बहुत आम बात हो गई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो एनसीबी इसकी रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर वो शहर है जहां लिव इन रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा फ्रॉड मामले सामने आए हैं। अब चाह करके भी सामाजिक और कानूनी जो संस्थाएं हैं वो युगल जीवन के इस आधुनिक चलन को यूं ही चलने नहीं दे सकती। इसमें अनुशासन बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि आधुनिक युवा मौज करने में अव्वल और मूल्यों के स्तर पर पिछड़े हुए इस तरह के ना बन जाएं। ये तो पूरी भावी पीढ़ी के समाप्त होने की दिशा में बहुत तेज़ी से चलता हुआ कदम है। किसी भी चीज़ की अति बुरी ही होती है। सहजीवन को स्वीकार किया गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई, वैधानिक अनुमति मिल गई, लेकिन इसका परिणाम जहाँ एक तरफ स्वतंत्रता, मौजूदा स्वतंत्रता, स्त्री हो या पुरुष, उसकी समाप्त नहीं हो रही है, वो आज़ाद महसूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मूल्यों के स्तर गिर रहे हैं उनकी तरफ भी हम अनदेखी नहीं कर सकते। बात करते हैं हम लिव इन रिलेशनशिप पर सर्वोच्च न्यायालय के एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। 28 नवंबर 2013 इस तारीख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा शर्मा की अपील पर निर्णय दिया गया और इस निर्णय में ये कहा गया कि एक विवाहित पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम यानी कि डीवी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके 2005 के तहत गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि वो विवाहित पुरुष के साथ रह रही थी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद से उक्त अधिनियम में संशोधन ला करके और समुचित विधि बना करके ऐसे उपाय करने के लिए कहा गया है जिससे कि लिव इन रिलेशनशिप में जो महिलाएं रह रही हैं और ऐसे संबंधों से जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें
पर्याप्त कानूनी संरक्षण भी मिल सके। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये भी कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप भारत में सामाजिक तौर पर अस्वीकार्य होने के बावजूद न तो पाप है और न ही अवैधानिक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि विभिन्न देशों में लिव इन रिलेशनशिप की क्या क्या स्थिति है, कानून क्या क्या कहता है। इन कुछ देशों के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कनाडा के बारे में। कनाडा फैमिली एक्ट 1990 की धारा 54I, इसके अनुसार दो लोग जो कि एक दूसरे से विवाहित नहीं हैं, अगर वे साथ साथ रहते हैं तो उनमें संपत्ति का स्वामित्व और सहयोग मान्य है। आगे चल के अगर ये जोड़े विवाह करते हैं तो उनके लिव इन को ही धारा 53 के तहत शादी की मान्यता मिल जाती है। ये तो है कंसेप्ट जो कि कनाडा में चल रहा है। कनाडा फैमिली एक्ट 1990 की धारा 54I के बारे में बात की हमने। माननीय न्यायालय के इस फैसले में लिव इन रिलेशनशिप का एक पूरा विमर्श छिपा हुआ है, जिसके आसपास हम ये देखते हैं कि मौजूदा जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही बनते नज़र आ रहे हैं। अब ये विषय ऐसा हो चुका है जिस पर कि वृहद और खुली बातचीत किया जाना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये कभी केवल BPO सेंटर्स या फिर सॉफ्टवेयर कंपनियों के जो छात्र उच्च शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं उन छात्रों की भी बहुत बड़ी संख्या लिव इन को अपना रही है। विश्लेषक ये मानते हैं कि सहजीवन जो है वो भारत में सुविधाओं के रूप में अब प्रचलित होता जा रहा है, जिसमें जिम्मेदारियां कम से कम हैं। दूसरी तरफ जो मेट्रो शहर हैं उनकी जो फ्लैट। अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति क्या है? अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप को शादी के बराबर कानूनी मान्यता प्राप्त है और लिव इन कपल्स को पति पत्नी के बराबर सभी अधिकार मिले हुए हैं। अब देखिए आप इंग्लैंड में क्या स्थिति है। इंग्लैंड में लिव इन रिलेशनशिप सिविल पार्टनरशिप एक्ट 2004 के तहत आता है, लेकिन यहाँ इसे विवाह के बराबर कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स के 2010 के एक नोट के तहत लिव इन कपल्स को एक दूसरे की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है और वे एक दूसरे की देखभाल के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार भी नहीं होते। यानी कि इंग्लैंड की स्थिति अमेरिका की स्थिति से डिफर जा रही है। इंग्लैंड में उस तरह की उसको स्थिति प्रदान नहीं की गई है लिव इन रिलेशनशिप को, जैसे कि अमेरिका में की गई है। ये व्यक्ति जो इंग्लैंड में लिव इन में रह रहे हैं वे एक दूसरे की देखभाल के लिए भी कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं हैं।